सिंपल दो बातें याद रखनी है। पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो मराठा पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम, आपके निजामुल मुल्क या निजाम चिनकिलिज खान के बीच में 1728 में। कौन जीता? तो बाजीराव जीते। युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो मूंगी शिवगांव की संधि। यदि आपने संजय लीला बंसाली वाली बाजीराव मस्तानी मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन है जिसमें एक व्यक्ति ऊंचे से सिंहासन पर बैठा हुआ है, आगे दो शेर बांध रखे हैं उसने, लंबी सी दाढ़ी है उस व्यक्ति की। वो चिनकिलिज खान है, हैदराबाद का निजाम है। आपने और देखा होगा कि बाजीराव उससे संधि करने के लिए जाता है, बाजीराव सामने उसके जाके बैठता है और चिनकिलिज खान कहता है कि पेशवा को गिरफ्तार कर लिया जाए, और बाजीराव मुस्कुरा कर कहता है कि गिरफ्तार तो तुम हो निजाम, ये चारों तरफ जो भी बंदे खड़े हैं मेरे हैं। और फिर वहां पर उन दोनों के बीच में संधि होती है। वो जिस संधि का सीन है वो ये मूंगी शिवगांव की संधि है। इस बार जब भी वो मूवी देखो, उस व्यक्ति को देखते ही समझना कि वो हैदराबाद का निजाम चिनकिलिज खान है, जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हैदराबाद के नए राज्य की स्थापना करता है, जो पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव द्वारा हरा दिया गया था। और ये जो दोनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ये मूंगी शिवगांव की संधि है। हालांकि मूवी में बहुत बकवास दिखाई गई, और मूवी में जब दो राजा आपस में संधि कर रहे हैं तो बाजीराव कहता है, दक्षिण भारत के राजा को निजाम कहते थे, तो बाजीराव का एक डायलॉग उस मूवी में दिखाया हुआ है कि फलों में एक ही राजा होता है, उसे कहते हैं आम। दक्षिण भारत में एक ही राजा, उसे कहते हैं निजाम। मुझे लगता है दो राजाओं की संधि के अंदर कम से कम ऐसी बातें तो नहीं होती होगी। आम आम, निजाम निजाम तो क्या ही करते होंगे। फिल्मों वालों ने अपनी तरफ से मसाला डालने के प्रयास में ऐसा कुछ भी डाल दिया। मुझे लगा जब इतने पर ही चले गए, आम आम निजाम निजाम ही करवाने लग गए, फिर तो यार कोई राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता होगा तो वैसे भी लिख देता होगा, खून से खत लिखता हूं शाही मत समझना, शीशी भरी गुलाब की इन पत्थर से तोड़ दूं, लेटर का जवाब नहीं आया तो खाना पीना छोड़ दूं, ये भी दिखा देते। भारतीय फिल्में, बॉलीवुड मसाला फिल्में इतिहास के साथ कभी न्याय कर ही नहीं पाती। पर आप देखो तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, क्योंकि अब आपने हिस्ट्री पढ़ ली। पहले भले ही आपने वो मूवी रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लिए देखी होगी, पर इस बार उसको बाजीराव के नजरिए से देखो यदि। हालांकि नहीं देखनी चाहिए, बहुत फर्जी मूवी है, इतिहास के साथ कतई न्याय नहीं करती है वो मूवी, न बाजीराव के साथ में न्याय करती है। पर फिर भी कभी आ जाए आंखों के सामने आपके, तो ध्यान देना कि वो जिस संधि की बात कर रहे हो, मूंगी शिवगांव की संधि है, वो जो व्यक्ति बैठा हुआ वो निजामुल मुल्क है या चिनकिलिज खान है, हैदराबाद का नवाब है। इन्हीं दिनों में बुंदेलखंड वाले इलाकों में एक नई अफगान शक्ति उभर रही थी। बंगस मुसलमान उभर कर सामने आ रहे थे, और उन बंगस मुसलमानों का नेता था मोहम्मद खान बंगस। उधर बुंदेलखंड में एक रियासत और हुआ करती थी, ओरछा, और ओरछा के महाराज थे इस समय छत्रसाल बुंदेला। इन बुंदेलों के नाम पर ही उस जगह का नाम बुंदेलखंड है। मोहम्मद खान बंगस बुंदेलखंड में, महाराज छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड में। स्वभावतः बात थी कि दोनों में टक्कर होती, और मोहम्मद खान बंगस छत्रसाल बुंदेला पर आक्रमण कर देता है। संभाल नहीं पाए छत्रसाल बुंदेला, घेर लिया गया ओरछा के महल को, ओरछा के किले को। फिर आप मूवी के अंदर देखते हो कि छत्रसाल बुंदेला की तरफ से एक युवती बाजीराव के पास समर्थन लेने के लिए जाती है, मस्तानी। उस सीन से पहले एक सीन और दिखाया हुआ है कि बाजीराव अपने कैंप के साथ कहीं पड़े हुए, अपनी सेना के साथ में कहीं है, और एक व्यक्ति आगे बाजीराव को कहता है कि पेशवा क्या आज्ञा है हमारे लिए। और पेशवा कहते हैं कि अब हम सतारा चलेंगे, जाकर छत्रपति से भेंट करेंगे। सेना सतारा जाने की तैयारी कर रही होती है। इतने में मस्तानी आती है, और मस्तानी आकर बाजीराव को अपने राज्य ओरछा की स्थिति के बारे में बताती है कि किस प्रकार हमारे राज्य को मोहम्मद खान बंगस ने घेर लिया और हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बाजीराव वापस उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम सतारा नहीं चलेंगे, हम ओरछा चलेंगे, इसलिए सेना को ओरछा की तरफ कूच करने की हुक्म दिया जाए। वो व्यक्ति वापस पेशवा से कहता है कि पेशवा, यदि हम सतारा नहीं गए तो छत्रपति बहुत नाराज होंगे, छत्रपति ने हमें बुलाया है। पेशवा बाजीराव कहता है कि नहीं,
जब छत्रपति साहू जी महाराज इस बात को सुनेंगे कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की सहायता की तो बेहद राजी होंगे। फिल्मकार उस डायलॉग को सही से दिखा नहीं पाया, बाकी वो डायलॉग बाजीराव के उसी कथन को प्रतिबिंबित करता है जब वो कहता है कि मैं हिंदू पद बादशाही की स्थापना करूंगा, कि हमें हिंदुओं का राज्य स्थापित करना है, इसमें एक हिंदू की सहायता करनी चाहिए। छत्रसाल बुंदेला लड़ रहा है तो हमें उसके पक्ष में जाना चाहिए। उस मूवी में फिर एक सीन है कि रथ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि अब किले की तरफ से आक्रमण की तमाम संभावनाएं समाप्त हो गई, अब किले पर हम आक्रमण करेंगे। इतने में दूर घोड़ों की टापें आती हुई दिखाई देती है और धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। बाजीराव बल्लाल अपनी सेना के साथ वहां आ गया था। मोहम्मद खान बंगस को चप्पलें हाथ में लेकर भागने पर उसने मजबूर कर दिया था। और छत्रसाल बुंदेला की किसके खिलाफ सहायता करता है? मोहम्मद खान बंगस के खिलाफ। छत्रसाल बुंदेला कहां के राजा थे? ओरछा। महाराज छत्रसाल बुंदेला इस बात से बहुत राजी हुए, धन्यवाद दिया उन्होंने बाजीराव को। कहा बाजीराव, आज एक हिंदू ने आकर हिंदू की रक्षा की है, सहायता की है, मैं इस बात से बेहद राजी हुआ हूं। बाजीराव के सम्मान के अंदर एक दरबार का आयोजन किया जाता है। फिर उस मूवी में एक सीन देखते हो कि बीच में महाराज छत्रसाल बुंदेला बैठे हैं, एक तरफ पेशवा बाजीराव बल्लाल बैठे हुए हैं और साइड में एक तरफ छत्रसाल बुंदेला की रानी बैठी हुई है। दरबार में डांस का प्रोग्राम होता है, मस्तानी वहां पर डांस करती है। फिल्मकार फिर यहां पर एक गलती करता है कि पहले किसी सीन के अंदर वो छत्रसाल बुंदेला की बेटी के रूप में मस्तानी को दिखाता है कि मस्तानी के पिता छत्रसाल बुंदेला है, और फिर वहां पर डांस करवाता है। मुझे लगा कि दोनों में से एक बात दिखाई जानी चाहिए थी। या तो तुम यही दिखा देते कि वो छत्रसाल बुंदेला की बेटी है, भले ही वो किसी महिला से, भले ही कोई एक नाचने वाली महिला थी उससे वो बेटी हुई हो, तो यदि तुम पिता दिखा रहे हो तो डांस मत करवाते। क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी दूषित तो नहीं हो पाई थी कि कोई पिता किसी मेहमान के आने पर अपनी बेटी को कहे कि भाई थोड़ा मुजरा दिखा दिया जाए। मुझे लगता है फिल्म में किस प्रकार लोगों के दिमाग खराब कर सकती है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जब इस मूवी को कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि यार जब राजा महाराजा किसी मेहमान के आने पर अपनी बच्चियों से डांस करवाते थे, तो किम आश्चर्यम की कोई 50 साल बाद 70 साल बाद में जब कोई मेहमान आएगा तो घर का जो मुखिया होगा वो अपनी बच्ची को कहेगा कि साहब को थोड़ा डांस करके राजी किया जाए। वो डांसर की बेटी थी, डांसर ही थी, मस्तानी डांस करती है वहां पर। वो जो दृश्य है, उस दृश्य में शायद फिल्मकार जो ढंग की बात दिखानी थी वो दिखा नहीं पाया। ढंग की बात यह थी कि छत्रसाल बुंदेला बाजीराव की सहायता के बदले में उसे 4 जागीरें देते हैं जो आपकी हिस्ट्री में काम आए। मैं राजी हुआ, मैं तुम्हें मेरे राज्य की 4 जागीरों का जागीरदार बनाता हूं, मैं 4 जागीरें आपको सौंपता हूं। कौन कौन सी 4 जागीरें? नाम लिखे हुए आपके साथ, सागर, कालपी, हृदयनगर और झांसी। ये 4 क्षेत्र दिए गए। कौन कौन से देख लो आप, सागर, कालपी, हृदयनगर और झांसी। ये कालपी वही स्थान है जहां पर हमारे मेवाड़ के राणा सांगा ने प्राण त्यागे थे। झांसी, जिसको आप रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड के बीच में एक जगह है झांसी, जो किसी समय छत्रसाल बुंदेला के पास में थी, लेकिन बाद में उसने मराठा बाजीराव को दे दी थी। इसीलिए आप गीत सुनते हो कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, क्योंकि झांसी बुंदेलखंड का हिस्सा है। कौन कौन सी 4 जगह दी गई? सागर, कालपी, हृदयनगर और झांसी। और बाजीराव हृदयनगर लेता है, लेकिन अपना हृदय वहीं छोड़ देता है। हृदय मस्तानी ने छीन लिया था। कालांतर में मस्तानी भी बाजीराव को दे दी जाती है कि आप इसको भी लेकर जा सकते हैं। उस समय जब मुगलों का साम्राज्य ढह रहा था, तो भारत में समुद्री शक्ति के रूप में कुछ विदेशी शक्तियां उभर रही थी। हम पढ़ते हैं कि नीले पानी की नीति के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर में अपना साम्राज्य विस्तार करते जा रहे हैं। कहते हैं एक बार पुर्तगालियों ने मराठों के कुछ जहाज पकड़ लिए कि आप हमारी टेरिटरी में, एस्तादो डी इंडिया में नहीं आ सकते, ब्लू वाटर पॉलिसी में नहीं आ सकते। बाजीराव को जब पता चला कि पुर्तगालियों की इतनी औकात हो गई कि हमारे जहाज पकड़ लिए गए, पेशवा ने कहा कि अता अम्मा जी सटक लिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने पुर्तगालियों पर हमला किया और पुर्तगालियों के 2 द्वीप छीन लिए, सालसेट और बसीन। बसीन बहुत मुख्य केंद्र था उनका। गोवा और बसीन दोनों उनके राजधानी के तहत काम किया करते थे, और बसीन उनसे छीन के ले लेता। तो पुर्तगालियों से 2 एरिया छीन लाया था ये आदमी, पुर्तगालियों को हरा देता उस युद्ध के अंदर। कौन कौन से 2 एरिया छीन लिए थे? सालसेट और बसीन।
उसी प्रकार अरब सागर में एक टापू था जंजीरा, उस टापू पर एक अफ्रीकन हबसी जनजाति रहती थी, सिद्धि, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, समुद्री लुटेरे जो समुद्र में जाने वाले जहाजों को लूट लिया करते थे, वो सिद्धि उस जंजीरा के टापू पर रहा करते थे। अफ्रीकन हबसी थे जो किसी समय अहमदनगर राज्य की सेवा में काम करने के लिए आए थे, लेकिन कालांतर में वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर समुद्र में जहाजों को लूटने का काम शुरू कर देते। और एक बार सिद्धियों ने मराठों के जहाजों पर हाथ डाल दिया। बाजीराव गया और उसने सिद्धियों से मुंह में तिनका देकर माफी मंगवाई। सिद्धियों ने सरेंडर किया, काली गाय है तेरी, धूड़ खाई इस बार, आइंदा से अभी कभी ऐसा नहीं करेंगे। कालांतर में सिद्धि हमारे भारत के अंदर ही बस गए। गुजरात के अंदर अब भी इनके कई परिवार रहते हैं, वैसे थोड़े अफ्रीकन टाइप के से लगते हैं। हार्दिक पंड्या की दादी या नानी इन सिद्धियों में से कोई एक है, मैं भूल रहा हूं कौन है, पर एक लीनेज इन सिद्धियों से कहीं से आती है, उसके परिवार के किसी एक महिला की, इसलिए आपको उसमें वैसे ही गुण से दिखाई देते हैं। आपको इंडियन कम और वेस्ट इंडीज या अफ्रीकन का सा ज्यादा लगता है, तो सिद्धि याद रखना। ये वो समय था जब बाजीराव अपनी शक्तियों को बढ़ाता जा रहा था और एक दिन मराठों ने अवध के आसपास में कहीं अटैक करने की कोशिश की। सादत खान अवध का नवाब हुआ करता था, वहां उसकी सेना बड़ी थी, इसलिए मराठे अटैक करते नहीं, वापस चले जाते। मराठों को लगा पंगा भारी पड़ जाएगा, अपने कम है ज्यादा, इसलिए मराठे आए अटैक करने के लिए, पर चले गए। सादत खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को यह बात नमक मिर्च लगा के भेजी थोड़ी, और उसने कहा कि मराठे आए थे पर मेरे डर से चले गए, मराठों में अब कोई ताकत नहीं बची है। बाजीराव को जब पता चला कि आजकल मुगलों को ये लगने लग गया कि हम तो कुछ भी नहीं है, 1737 में मात्र 500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव दिल्ली की तरफ कूच करता है। गतिशीलता और तीव्रता बाजीराव की निशानी थी, मोबिलिटी एंड स्पीड, वो तीव्र गति से, विद्युत गति से बाजीराव दिल्ली के बाहर जाकर अपना कैंप डालता है। उस आदमी का क्या जलवा रहा होगा कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने जब सुना कि बाजीराव दिल्ली के बाहर तक आ गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग गया था। बाजीराव दिल्ली में घुसा ही नहीं, दिल्ली के 3 दिन बाहर शिकार खेलकर वापस आ गया था, लेकिन इस बात ने मुगलों के खोखलेपन को प्रकट करके रख दिया था कि मुगल किस कदर खोखले हो चुके हैं कि वो मात्र 500 घुड़सवारों के साथ आए हुए मराठा पेशवा का सामना नहीं कर पाया। कहते हैं हालांकि फिर उसको लोगों ने चढ़ाया कि आप मुगल बादशाह से कैसे डर सकते हो, तो उसने एक बार फिर हैदराबाद के निजाम को भेजा कि तुम जाओ और मराठों का पीछा करो। भोपाल के अंदर मराठों से निजाम युद्ध लड़ता है, इसके बाद भोपाल का युद्ध होता है 1737 में, लेकिन मराठे हैदराबाद के निजाम को फिर बहुत ढंग से हराते हैं। चीजें क्लियर थी, आसमान साफ था कि अब जो नई शक्ति है वो कौन है, तो मराठे हैं। मैं वापस बाजीराव बताना पसंद करूंगा आपको। हम उसे लड़ाकू पेशवा, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, हिंदू पद पातशाही का संस्थापक और गौ ब्राह्मण रक्षक के रूप में जानते हैं, जिसने पालखेड़ा के युद्ध में चिनकलिच खान को हराकर उससे मुंगी सिउ गांव की संधि की, जो मोहम्मद खान बंगस के खिलाफ ओरछा के राजा छत्रपसाल बुंदेला को सहायता देता और उसे 4 जागीरें प्राप्त करता है, सागर, झांसी, हरदेनगर और कालपी, जो पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लेता और जंजीरा के सिद्धियों को अपने नियंत्रण के अंदर लेकर आता है, जिसके 500 घुड़सवारों से डरकर मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा भेजे गए हैदराबाद के निजाम को उसने भोपाल के युद्ध में हरा दिया था। पूरी जिंदगी सैनिक कैंपों के अंदर रहा था वो बंदा। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला ने एक बार किसी चित्रकार को कहा कि यार मुझे एक फोटो चाहिए, ये दिखता कैसे है बाजीराव, ये बताया तो जाए कम से कम मुझे। चित्रकार ने एक फोटो बनाया, चित्रकार शायद बेहद इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, अच्छा चित्रकार रहा होगा। उसने एक फोटो बनाया जिसमें बाजीराव घोड़े पर बैठा हुआ है, घोड़े की लगाम उसने ढीली छोड़ रखी है, अपने दोनों पैरों के बीच में उसने लगाम दबा रखी है, और अपने हाथ में, एक हाथ में उसने गेहूं के दाने ले रखे हैं कुछ, और दूसरे हाथ से उन दानों को मसल रहा है।
उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ सा दिखाई दे रहा है। उसके पीछे बैकग्राउंड में दिखाया हुआ है कि युद्ध समाप्त हो गया है, सूरज ढल चुका है, लोग घायलों को उठाकर लेकर जा रहे हैं। चित्रकार इस चित्र के माध्यम से बताना चाहता है कि बाजीराव ने पूरे दिन इस युद्ध में भाग लिया था। अब युद्ध जीतने के बाद जब सूरज ढल चुका है, यह युद्ध के मैदान से जा रहा है, थक चुका है, और अब इसके यह भी याद आया कि पूरे दिन लड़ाई के चक्कर में खाना भी नहीं खाया था आज, इसलिए इसके जेब में जो गेहूं के दाने कुछ रखे हुए थे वो घोड़े पर बैठा बैठा ही खा रहा है। चित्रकार और बताना चाहता है कि उस व्यक्ति को खाने पीने की चिंता नहीं थी, उसका काम युद्ध युद्ध और युद्ध था। वो सैनिक कैंप में मरने जीने वाला व्यक्ति था। सैनिक वेशभूषा ही उसकी वेशभूषा थी, वही उसका जीवन था। मिलिट्री कैंप में उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया था। कहते हैं कि जब मोहम्मद शाह रंगीला के सामने वो फोटो रखा गया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने फोटो देखकर कहा था साइड में लो, साइड में लो, मुझे डर लगता है इससे। मोहम्मद शाह रंगीला उसका चित्र देखकर डर गया था। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कहा जाता है कि उसने कहा था, वो छत्रपति साहू को कहता है, साहू छत्रपति, डायलॉग देखिए आप। बाजीराव ने छत्रपति साहू से कहा, अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। ध्यान दीजिए इस बात पर आप, हम विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। विदेशी कौन? मुगल। ये विदेशी हैं, हमारे भारत के नहीं। अब समय है कि हम इनको निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। हिंदू पद पादशाही की स्थापना करें, हम कब्जा करें यहां पर। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। पुराना वृक्ष मुगल बादशाह, मुगल साम्राज्य, जिसका तना खोखला हो चुका है एकदम। पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ही गिर जाएगी। तना खोखला हो चुका है, शाखाएं वैसे ही गिरने वाली है। बीच में प्रहार किया जाए, ध्वस्त कर देंगे हम। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। वास्तव में जो एग्जैक्टली हम डायलॉग ज्यादातर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अटक से कटक तक। अटक का मतलब वही हुआ, अटक तो इसमें भी लिखा हुआ देख लो आप। पाकिस्तान के अंदर अटक नाम की जगह है, वहां से लेके कटक तक, अपने उड़ीसा में कटक पड़ता है, कृष्णा नदी वाला जो इलाका था, ये तब तक वहां कृष्णा नदी तक थे। तो कई बार इस डायलॉग ऐसे भी लिखा आता है कि क्यों ना हम मराठा पताका को अटक से कटक तक फहरा दें, या इसमें एग्जैक्टली ये लाइन ये लिखी हुई थी, कृष्णा नदी से अटक तक फहरा दें। साहू रिप्लाई के अंदर कहते हैं उसको, छत्रपति है साहू, साहू कहते हैं इसको, यू शैल प्लांट इट बियॉन्ड द हिमालयाज। कहां अटक? मुझे लगता है तुम हिमालय के पार गाड़ दोगे। अफगानिस्तान की हिंदू कुश की पहाड़ियों तक, जहां तक कभी प्राचीन भारत का साम्राज्य विस्तृत हुआ करता था, तुम उसके भी पार चले जाओगे। यू आर इंडीड ए नोबल सन ऑफ ए वर्दी फादर। तुम सच में अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। जितने योग्य तुम्हारे पिता बालाजी विश्वनाथ थे, उतने योग्य तुम हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कर दोगे। पर मेरा ध्यान हमेशा, बहुत सिंपल सा डायलॉग अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है कि किस पेशवा ने कहा था कि हम अटक से कटक तक मराठों का झंडा फहरा देंगे? बाजीराव प्रथम। पर मेरा ध्यान जाता है हमेशा कि कटक तो मान लिया मैंने इधर कि बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और बंगाल की खाड़ी के बाद हम मानते थे कि आगे वाला इलाका हमारा नहीं है, बंगाल की खाड़ी तक हमारा है। पर अटक बाउंड्री क्यों है? और इस अटक को केवल मराठों ने नहीं कहा है। मैं आपको कई एग्जाम्पल बताऊं। राजस्थान हिस्ट्री में कहीं मैंने आपको पढ़ाया होगा कि चौहानों का एक राजा हुआ था विग्रहराज चतुर्थ, जिसने का अभिलेख लगवाया दिल्ली शिवालिक का अभिलेख, जो वास्तव में अशोक के टोपरा अभिलेख के नीचे लिखा हुआ है। और उसमें विग्रहराज चतुर्थ कहता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से निकाल दिया। आर्यावर्त मतलब हिंदुस्तान, भारत। मैंने तुर्कों को या मल्लेच्छों को, मल्लेच्छ कहता हूं उनको, मैंने मल्लेच्छों को आर्यावर्त से निकाल दिया है। मैंने आर्यावर्त को मल्लेच्छों से रहित कर दिया है। तथा मैं अपने उत्तराधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वो इनको अटक नदी तक सीमित रखे। मतलब वो भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमारे भारत की बाउंड्री अटक नदी तक जाती है और इनको वहीं तक रखना है, इनको आगे नहीं आने देना, वहीं तक रहने चाहिए, ये अटक नदी तक ही रहने चाहिए। ऐसा विग्रहराज चतुर्थ अपने अभिलेख के अंदर कहता है। मैं फिर एक बात बताऊं आपको, 1569 में बूंदी का राजा सुरजनहाड़ा अकबर के साथ संधि करता है। हम राजस्थान जीके में वापस पढ़ते हैं। और सुरजनहाड़ा
उस संधि में अकबर से एक लाइन लिखवाता है कि चूंकि मैं संधि कर रहा हूं तो तुम्हारा मनसबदार रहूंगा, तुम्हारे सेनापति के रूप में तुम मुझे कहीं भी भेज सकते हो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, पर मैं अटक क्रॉस नहीं करूंगा कभी। फिर अटक न दिए। कालांतर में बीकानेर के एक राजा हुए कर्ण सिंह, जिनको एक उपाधि मिली हुई जंगलधर बादशाह, वो उपाधि उनको बाकी हिंदू राजाओं ने उस अटक नदी के किनारे दी थी। सिंधु की एक सहायक नदी है अटक। कहते हैं हमारी सिंधु लगातार पहाड़ों में चलती है, सबसे पहले प्लेन के अंदर आती है तो अटक नाम की जगह पर आती है, जहां पर एक अटक नदी भी उससे आकर मिलती है। और कहते हैं औरंगजेब राजस्थान के सभी राजाओं को अटक क्रॉस करवा के उधर ले जाकर मुसलमान बनवाना चाहता था। ये बात जब राजाओं को पता चली तो उन्होंने कर्ण सिंह के नेतृत्व में अटक नदी पर विद्रोह कर दिया, औरंगजेब की सारी नावें तोड़ दी और सब राजाओं ने नारे लगाए कि हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह बीकानेर का राजा कर्ण सिंह है, इसलिए इसको जंगलधर बादशाह कहा जाना चाहिए। फिर बाजीराव कहते हैं कि हम हमारी पताका अटक से कटक तक फहरा देंगे। अभी 4-5 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के भूतपूर्व तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर एक किसी महिला पत्रकार से बातचीत कर रहे हैं और महिला पत्रकार पूछती है कि आप फ्री डेज में क्या करते हैं आजकल, और वो कह रहे हैं, उसमें थोड़ा पुराना वीडियो है, इसमें वो कह रहे हैं कि किसी का नाम लेते हैं, किसी एक फारसी राइटर का, कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रहा हूं जिसमें उन्होंने इस्लामी सल्तनत के बारे में लिखा है और उसमें बता रहे हैं कि उसमें सब चीजें बाकायदा नाम लेके सब तरीके से बताई हुई है। उसमें बाबर का वर्णन है कि किस प्रकार बाबर भारत पर आक्रमण करेगा, उसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं की बातें हैं। वो कहते हैं उसमें कि जैसे नास्त्रदम भविष्यवाणियां करके गया था वैसे उसमें भविष्यवाणियां हैं और उनकी भविष्यवाणियां सच्ची हुई है। शोएब अख्तर कह रहा है उसमें कि उसमें 65 की जंग का वर्णन है, 17 दिन तक जो चला था उसका वर्णन है। आगे की लाइन बहुत गौर करने वाली है। शोएब अख्तर बोलता है कि उसके अंदर यह भी लिखा हुआ कि गजवा-ए हिंद होगा, एक दिन भारत पर अधिकार कर लिया जाएगा, हिंदुस्तान पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया जाएगा। मेरा ध्यान इस लाइन पर गया कि शोएब अख्तर कहता है कि उस राइटर ने लिखा है कि अटक का दरिया 2 रंगीन हो जाएगा। वापस अटक का उल्लेख क्यों है? शोएब अख्तर कहता है कि वो ये भी लिखते हैं कि हम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे और फिर आगे पूरा हिंदुस्तान फतह कर लिया जाएगा। तो मुझे और लगता है कि अक्सर पाकिस्तान के लिए आहें भरने वाले भारतीयों को वीडियो बार बार सुनना चाहिए और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम भले कितने ही मानवता सदास्यता दिखाने की कोशिश करो, उन पाकिस्तान वालों के मन में तुम्हारे प्रति केवल घृणा घृणा और घृणा है। पता नहीं कईयों के क्यों मन में इतनी कोमल कौंपलें फूटती रहती है गले मिलने के लिए कि भाई है, पहले हम एक थे, नहीं थे, पहले भी एक नहीं थे, अब भी एक नहीं होंगे। संस्कृतियों का टकराव है पाकिस्तान के साथ। जिस शोएब अख्तर का पूरा वीडियो चैनल भारतीयों द्वारा चलाया जाता है,